हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आज हम बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिच फिशिंग ग्राउंड्स that is those have the high species diversity and population, okay, such that's found in the northern Japan or around the Iceland, occur where the cold and the warm current mixes. This is because बेसिकली जो वार्म करंट होता है ना, वो कहाँ से आता है? वार्म करंट आता है इक्वेटर से पोल की तरफ। ठीक है, यहाँ पे ओशन, ये दोनों ही वार्म एंड कोल्ड जो होते हैं ओशनिक करंट्स होते हैं। तो ये दोनों करंट्स जो है ना वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिच फिशिंग ग्राउंड क्रिएट हो रहा है, मतलब कि जहाँ पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है? ठीक है, सबसे पहले अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड करंट। कोल्ड करंट क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे ये जो वाटर है ना, ये यहाँ पे जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो यहाँ पे बहुत ठंडा होता है, कोल्ड एंड न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है नीचे। तो जब ये ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ऊपर जाता है, मतलब अपवेलिंग होती है इसकी, है ना। तो क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो है ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, जो उनको क्या होगा, वो ब्लूम करेंगे, न्यूट्रिएंट मिलेगा, वो ब्लूम करेंगे। फाइटोप्लैंक्टॉन को खाएंगे स्मॉल फिशेस को खाएंगे लार्ज फिशेस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डाइवर्सिटी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो upwelling of the cold current bring the nutrient to the surface, supporting the phytoplankton bloom, providing the food for many fishes. बिल्कुल सही बात है। वार्म करंट्स ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रिवर रन ऑफ, नहीं, क्योंकि वो तो वाटर आ रहा है ना। वो करंट से इस तरीके से होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं, है ना। और यहाँ पे एक आप बोल सकते हो कि एक ओशन के बीच में एक अपनी ही एक जो है करंट, एक रिवर जो है एक तरीके से फ्लो कर रही है ओशन के अंदर, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। कोल्ड करंट कैरी फिशेज, नो, कोल्ड करंट नीचे से ऐसे ऊपर जब आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो न्यूट्रिएंट रिच वाटर को ऊपर लेकर आ रहा है। Cold water sinks, leaving the warmer water close to the surface? No. Ocean currents act as a highways for many fishes. Where two or more currents meet, one would expect increased in marine life. No, हम ऐसा इसको नहीं कह सकते हैं। आंसर जो है यहाँ पे आपका आंसर ए है। ओके, चलिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी है। इसमें इन्होंने ई कोलाई के 3 स्ट्रेन लिए हैं। ठीक है, एक है ई कोलाई का जो है WT, मतलब कि वाइल्ड टाइप। ओके, और 2 जो है इन्होंने म्यूटेंट टाइप लिए हैं। ठीक है, आपको जो यहाँ पे रेड और ब्लू कलर से दिख रहा है म्यूटेंट टाइप है, जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये ई कोलाई का स्ट्रेन है जो कि वाइल्ड टाइप है। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने इसको क्या करा, कंटिन्यू पैसाज किया, मतलब कि उसको ग्रो कराया, सब कल्चर करते रहे। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक सेफोटेक्सिम जो है उसका इन्होंने ग्रेजुअली क्या करा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया है। आप अगर यहाँ पे देखोगे एक्स एक्सिस पे, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है इस एंटीबायोटिक का बढ़ रहा है। ठीक है, सम पॉपुलेशन वेंट एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। द प्लॉट शोज द नंबर ऑफ द सर्वाइविंग पॉपुलेशन ऑफ द ईच स्ट्रेन। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सर्वाइवर्स मिल रहे हैं वाई एक्सिस पे। ओके, as a function of antibiotic concentration, panel A shows the data for the strain carries one copy of the beta lactamase. ये वाला जो A वाला है यहाँ पे ओनली 1 कॉपी है बीटा लैक्टामेस की, और पैनल B वाला जो डेटा है ये बता रहा है मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बीटा लैक्टामेस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें बीटा लैक्टामेस का रोल देखना है। तो आपसे पूछा है कौन सा रिजल्ट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पहले तो हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 0.25 मिलीग्राम पर लीटर CTX इज योर सेफोटेक्सिम जो हम यूज करें एंटीबायोटिक, इज सफिशिएंट टू किल हाफ द वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया। इतनी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाफ किल करने के लिए इनफ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर इस केस में देखती हूँ, वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया की बात करें, मतलब ब्लैक वाला आपको देखना है। अगर मैं बात करूं सिंगल कॉपी ऑफ बीटा लैक्टामेज वाले में, ए केस में, तो अगर आप देखोगे तो पहली चीज तो मतलब 0.25 तक नहीं है, चलो फिर भी हम 0.25 यहाँ पे ले रहे हैं ना। तो 0.25 वाली कॉन्सेंट्रेशन पे जो है अराउंड आप देखोगे तो 30 के आसपास है ना। हम मान के चले अराउंड 96 से जो है
30 रह गया है नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। 0.25 पे जब हम पहुंचे 96 से 30 रह गया है। तो अगर हम देखें तो ये अराउंड 50% से भी कम है, 50% से भी कम है। तो हम बोलेंगे टू किल हाफ द बैक्टीरिया, नो, मोर देन हाफ यहाँ पे किल हुआ है। वहीं पे अगर मैं दूसरे केस में देखती हूँ तो यहाँ पे जो है 25 के बाद में 0.25 पे तो हो गया है, 0.25 पे भी यहाँ पे, बट अगेन यहाँ पे अगर 2.25 पे आप देखोगे तो इट इज अराउंड समवेयर अराउंड 60। तो यहाँ पे हम इस केस में उसको 50% बोल ही नहीं सकते, यहाँ पे तो वो 50% है ही नहीं। यहाँ पे 1 मिलीग्राम पे जाकर के वो अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है, 1 मिलीग्राम पे जाकर के। तो दोनों में अगर आप देखोगे तो अगर हम दोनों केसेस को कंपेयर करें तो 0.25 मिलीग्राम पर लीटर पे हाफ नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो मोर देन हाफ हो गया, बट यहाँ पे नहीं हुआ है ना। तो ये स्टेटमेंट को हम इनकरेक्ट बोल सकते हैं। दूसरा बोल रहा है अडेप्टेशन टू द सीटीएक्स इज एनहांस्ड बाय द बीटा लैक्टेमेज जीन। बिल्कुल, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो बीटा लैक्टेमेज की जो है मल्टीपल कॉपीज हैं। तो जब यहाँ पे एक कॉपी थी, जब यहाँ पे एक कॉपी थी तो आप देखो कैसा डिक्लाइन हुआ है पॉपुलेशन के अंदर, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, इस केस में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर भी आप देखोगे म्यूटेंट के अंदर भी कितना डिक्लाइन हुआ है जब एक कॉपी थी। जब यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज हैं तो आप देख रहे हो कि इतना डिक्लाइन नहीं हो रहा है ना। अडेप्टेशन जो है वो इनहैंस हो गई है, मतलब कि यहाँ पे क्योंकि अलील जो है, नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो ज्यादा है बीटा लैक्टेमेज की, तो यहाँ पे अडेप्टेशन इजी है कंपेयर टू हियर। ओके, कॉपी नंबर ऑफ द बीटा लैक्टेमेज, कॉपी नंबर मतलब नंबर ऑफ कॉपीज जितनी है, चेंजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन, बिल्कुल चेंज करा इसने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो मतलब ज्यादा आपको देखने को मिल रहा था। यहाँ पे जो है वो मल्टीपल कॉपीज है तो इजीली अडेप्ट कर पाएंगे, है ना। तो एक्सटेंशन के चांसेस यहाँ पे कम होंगे, यहाँ पे ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही बात है। बीटा लैक्टेमेज इज नॉट द ओनली फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन सर्वाइवल। यस, बीटा लैक्टेमेज नहीं होगा, उसके अलावा और भी फैक्टर्स होंगे जो कि उसको सर्वाइवल को आ, जो है सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जो होगा ए होगा, क्योंकि ए जो है वो क्लियरली आपको यहाँ पे जो डेटा गिवन है उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी करेक्ट है ही नहीं, दैट इज इनकरेक्ट। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे आपको एक पेप्टाइड दिया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है एट 3.7। अभी मैं बिल्कुल लो पीएच लेकर चलती हूँ, लेट से कि मैं बिल्कुल 1 पीएच पे लेकर चल रही हूँ। तो 1 पीएच पे क्या होगा, सब प्रोटोनेटेड होगा। यहाँ पे प्रोटोनेट है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे जो है ये आपका प्रोटोनेटेड है, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है अभी इस कार्बोक्सिल पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे अमाइनो एसिड इस पूरे पेप्टाइड में जिनके पास में जो है साइड चेन जो है उसके ऊपर कोई चार्ज्ड ग्रुप रहेगा। तो ये हो गया एलेनिन आपका, यहाँ पे जो है टी एच हिस्टिडीन। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे हिस्टिडीन एच, तो एच के पास में क्या है, क्या यहाँ पे इसके पास में साइड चेन है, बिल्कुल है। और उसकी जो पीके वैल्यू है, मतलब द पीएच एट विच वो अपना प्रोटोन जो है वो लूज कर देगी, दैट इज 6.04। तो अभी क्या इसके इस अभी तो पीएच बहुत लो लेकर चल रहे, तो क्या ये प्रोटोनेटेड होगी, यस। तो अभी इसके ऊपर भी एक प्लस का चार्ज होगा, यस होगा। उसके बाद में अगर हम आते हैं आर, आर इज आर्जिनिन, जिसके ऊपर क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, है ना। तो इसकी जो साइड चेन है इसके ऊपर क्या है 12.48, अभी क्या इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, यस, है ना, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल लो पीएच लेकर चल रहे हैं। उसके बाद में आता है एस्पार्टिक एसिड, सॉरी ग्लूटामिक एसिड, ई आ गया आपका ग्लूटामिक एसिड, ये रहा ग्लूटामिक एसिड। तो इसका क्या है 4.25 है, 4.25। अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि अभी हम पीएच को एकदम ही लो लेकर चल रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं आपका यहाँ पे एन, मेरा फोन,
ओके, अभी हम आ जाते हैं स्पैरजिनिन पे। ठीक है, स्पैरजिनिन पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, 2.02 है ना। तो यहाँ पे ये जो आपका कार्बोक्सिल, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसका जो पीके वैल्यू है वो कितना है, 2.02। यहाँ पे एलेनिन है, एलेनिन का जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है उसका है 9.60। ठीक है, तो इसने हमसे पीएच 3.7 पे पूछा है, तो 3.7 पीएच जो है, अब यहाँ पे 3.7 पीएच है, तो क्या होगा, अभी क्या है, पीएच जो है वो क्या है, कम है, इसकी पीके वैल्यू के बराबर नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती कि बच्चों पीएच 10 पे आपको यहाँ पे चार्ज बताना है, तो 10 पीएच जो है इसकी पीके वैल्यू से ज्यादा हो गया, तो इस टाइम पे क्या ये प्रोटॉन लूज कर देता, यस, और क्या यहाँ पे चार्ज जो अभी पॉजिटिव है वो 0 हो जाता, बिल्कुल सही बात है। तो अभी क्या है कि मैं ये बोल रही हूँ कि जो पीएच है वो क्या है, लेस देन है पीके वैल्यू। अगर पीएच जो है वो लेस देन है पीके वैल्यू, तो क्या प्रोटोनेशन होगा, नो डी प्रोटोनेशन, नो डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन मतलब प्रोटोन का रिमूवल नहीं होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका अमाइनो ग्रुप है, जब ये प्रोटोनेटेड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे ये डीप्रोटोनेट हो जाता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जब वो प्रोटोनेटेड होता है अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे ही ये डीप्रोटोनेट होता है मतलब इस पे से प्रोटोन का रिमूवल हो जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है ना। तो अब यहाँ पे पीएच है 3.7, 3.7 मतलब पीएच कम है, तो क्या यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगा, नहीं, तो यहाँ पे +1 चार्ज रहेगा। फिर हम आते हैं यहाँ पे हिस्टिडीन पे। हिस्टिडीन पे अगर आप देखोगे 3.7, पीएच कम है, पीके वैल्यू ज्यादा है, डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो डीप्रोटोनेशन, तो यहाँ पे +1 यहाँ पे हो गया। फिर हम आते हैं आर्जिनिन पे, यहाँ पे तो 12.48 है, 3 से बहुत ही ज्यादा है, तो क्या यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगा, नहीं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, +1 चार्ज हो गया। अभी तक +3 चार्ज चल रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पर आपका दैट इज योर ग्लूटामिक एसिड। तो अगर यहाँ पे मैं ग्लूटामिक एसिड पे देखती हूँ 4.25 है और ये 3.7 है, अगेन पीके वैल्यू ज्यादा है, क्या यहाँ पे होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है, अभी मैं 0 चार्ज लेकर चलती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल इस यहाँ पर जो है आपका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो पीएच की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो गई है पीके की वैल्यू से। पीके वैल्यू कितनी है, 2.02, पीएच वैल्यू कितनी है, 3.7, तो यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगा, यस। और जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का डीप्रोटोनेशन होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे आ गया -1, -1 चार्ज। तो प्लस 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 के कितने हो गए, 3 हो गए, +3 माइनस का 1, तो प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा, तो कितना हो गया आपका, बी आ जाएगा, दैट इज +2 चार्ज आ गया है। ठीक है, चलिए, ओके, अब ये क्वेश्चन जो है इसको समझेंगे, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए, वीडियो शॉर्ट रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व कर दिया है। देखो, एक न्यूरॉन जो है वो 3 सिनेप्सिस करता है ऑन अ मसल सेल टू प्रोड्यूस अ सडन मूवमेंट, फटाफट मतलब 3 सिनेप्सिस करेगा, ठीक है, जिससे कि मसल के अंदर क्या हो, सडन मूवमेंट हो, कंट्रैक्शन हो। So each synapse is unreliable and only conveys a signal with a probability of 0.5, मतलब कि जो synapses जो वो कर रहा है उसमें हम ये बोल रहे हैं कि probability जो है कि वो जो है सिग्नल आगे भेजेगा और मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा वो 0.5 है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब कि सिग्नल आगे ट्रांसफर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो फेल होने की कि वो सिग्नल आगे नहीं भेज पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 - 0.5, दैट इज 0.5 हो गई। ठीक है, सो सक्सेसफुल सिग्नल प्रोपगेशन बाय एनी वन ऑफ द 3 सिनेप्सिस विल रिजल्ट इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो क्या कर रहा है, 3 सिनेप्सिस कर रहा है, तीनों में से किसी भी अगर एक सिनेप्सिस ने क्या कर दिया, जो सिग्नल का प्रोपोगेशन कर दिया, सिग्नल आगे भेज दिया, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मसल विल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द न्यूरॉन फायर्स, जब न्यूरॉन क्या करेगा, सिनेप्स भेजेगा तो यहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो, पहली चीज आपको देखना है वो 3 सिग्नल दे रहा है, तो 3 सिनेप्सिस दे रहा है, तो तीनों में से किसी एक में तो क्या होना चाहिए, आपका सिग्नल जाना ही चाहिए, बट क्या ये चांसेस है, ये प्रोबेबिलिटी भी है
कि तीनों ही जो आपके सिग्नल, तीनों ही सिनेप्सिस हैं, उन्होंने क्या नहीं किया, तीनों ही सिनेप्सिस ने आगे सिग्नल को प्रोपोगेट नहीं किया और मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ ही नहीं। यस, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कब नहीं होगा, जब तीनों में से एक भी सिनेप्स जो है आगे सिग्नल को प्रोपोगेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मतलब कि फर्स्ट वाला सिनेप्स फेल हो गया, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.5, दूसरे के फेल होने की 0.5, तीसरे के फेल होने की 0.5। 0.5 को मैं 1/2 करके लिख सकती हूँ, तो उस केस में 1/8 चांसेस है कि सिग्नल का प्रोपोगेशन होगा ही नहीं, है ना। बट ये 1/8 के अलावा क्या सिग्नल का जो प्रोपोगेशन है वो होगा, बिल्कुल। तो 1 - 1/8 किया मतलब 7/8 चांसेस हैं, या फिर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी है कि सिग्नल का प्रोपोगेशन होगा एंड मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 7/8। सिंपल क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन एक्सपेरिमेंट द ट्रांसक्रिप्ट एंड बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए वर सेपरेटेड एंड एनालाइज्ड फॉर देयर बेस कॉम्पोजिशन। द रिजल्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग टेबल डिटरमिन। आपको ये बताना है कि टेम्पलेट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस। तो देखो, आपके पास में एक डीएनए होता है, ठीक है। इस डीएनए में आपका प्रमोटर जीन में जो होता है कोडिंग रीजन होता है, टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी बोलते हैं। इसके अंदर एक स्ट्रैंड होता है नॉन टेम्पलेट और दूसरा होता है टेम्पलेट, जिसको रीड करके, जिस टेम्पलेट को रीड करके आपका आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपका एमआरएनए बनाता है। तो आपका जो एमआरएनए का जो सीक्वेंस होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टेम्पलेट के, बट इट इज सेम एज दैट ऑफ द नॉन टेम्पलेट। नॉन टेम्पलेट की जैसा होता है, डिट्टो सीक्वेंस होता है एमआरएनए का। तो नॉन टेम्पलेट जो होगा उसको हम इसीलिए कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड भी बोल रहे हैं, क्योंकि उसका जो सीक्वेंस होता है इट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द एमआरएनए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 24 और 23.8 बिल्कुल सेम है, 29.6 और 30 बिल्कुल सेम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 26 थाइमिन है, तो इसके अंदर यूरेसिल जो है वो 25.8 है। दोनों में साइटोसिन जो है वो सेम है। तो दोनों के अंदर जो है, अगर जो सेम आ रहा है, मतलब दोनों के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम अगर सीक्वेंस है, तो इसका मतलब डीएनए 1 जो हुआ वो नॉन टेम्पलेट हो गया, नॉन टेम्पलेट हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अब क्या है, अगर यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर ग्वानिन होगा, जितना टेम्पलेट के अंदर ग्वानिन होगा उतना एमआरएनए के अंदर इसको क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज रीड करेगा ग्वानिन को और यहाँ पे क्या डालेगा, साइटोसिन डालेगा। तो एमआरएनए के अंदर उतना साइटोसिन होगा, बिल्कुल सही बात है। जितना इसके अंदर एडेनिन होगा उतना एमआरएनए के अंदर यूरेसिल होगा, बिल्कुल। जितना इसके अंदर क्या होगा, साइटोसिन होगा, उतना यहाँ पे क्या होगा, आपको ग्वानिन मिलेगा, दैट इज 24। यहाँ पे जो है यूरेसिल जो है वो सॉरी, थाइमिन जितना होगा उतना इसके अंदर एडेनिन मिलेगा। कोई कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रैंड 2 जो है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैंने टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट दोनों बता दिया, जिससे कि जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन में कभी वो नॉन टेम्पलेट पूछ लेता है तो आपको पता लगे, आपको पता होना चाहिए। ओके, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, द माइटोकॉन्ड्रियल एफ टाइप जो एटीपीएजेस होते हैं, जिसको हम F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है, इज अ रिमार्केबल प्रोटीन मशीन इन विच सब यूनिट रोटेट्स ड्यूरिंग द प्रोटोन ट्रांसपोर्ट। एक एटीपी जो होती है वो इज जनरेटेड फॉर 120 डिग्री ऑफ रिवॉल्यूशन। तो 120 डिग्री रिवॉल्व हुआ तो 1 एटीपी बना, ठीक है। जब वो पूरा रिवॉल्व होगा, मतलब फुल रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री घूमना, फुल रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री, तो वो घूमेगा तो 120 इंटू 3 360 होता है, तो 3 एटीपी बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब इसने बोला एटीपी हाइड्रोलिसिस रिलीजेस, एटीपी जब टूटती है तो रिलीज हो रहा है 50 किलो जूल पर मोल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स कॉस्ट 19 किलो जूल पर मोल। So while the exact number depends on the cell condition, approximately how many protons need to cross
द मेम्ब्रेन टू अचीव द फुल रिवॉल्यूशन। एटीपी हाइड्रोलिसिस में रिलीज हो रही है अप्रोक्सीमेटली 50 किलो जूल पर मोल, है ना। अब मैं इससे भी करके बता सकती हूँ और एग्जैक्ट भी आपको बता सकती हूँ। अगर हम थ्योरी में पढ़ते हैं, वैसे थ्योरी में क्या होता है कि 3 प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, तब आपका एक एटीपी बनता है। तो अगर इस तरीके से देखें तो हम पूरा क्या होगा, 9 प्रोटॉन्स होंगे, तो आपका 3 एटीपी बनेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर वैसे तो 9 होना चाहिए इसके अंदर, बट एक बार फिर भी हम देखेंगे। देखो अप्रोक्सीमेटली जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होता है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। और एटीपी का जब सिंथेसिस होता है ना, तब भी अप्रोक्सीमेटली इतनी ही होती है, बट अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 57 किलो जूल पर मोल होती है। ओके, 57 किलो जूल पर मोल होती है। अब ये एक एटीपी सिंथेसिस में जो है आपकी एनर्जी यूज हो रही है, तो 3 एटीपी के सिंथेसिस में कितनी एनर्जी होगी, इनटू 3 कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग 171। ओके, अब इसने बोला द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मतलब कि 3 एटीपी बनी कब, जब 360 डिग्री रिवॉल्व हुआ। तो 360 डिग्री रिवॉल्व हुआ तो इतनी एनर्जी जो है वो यहां पर रिलीज हुई, ठीक है, 171 किलो जूल। और 19 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है एक प्रोटॉन को यहाँ पे पंप करने में, ठीक है। तो इसको जब मैं करूंगी यहाँ पे, तो आपके पास में 9 आएगा। इसको जो आप सॉल्व करोगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 9 प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मूव कर रहे हैं, तब जाकर के इतनी एनर्जी जो है वो यहाँ पर एटीपी बन रही है, और एनर्जी जो है वो यहाँ पर लग रही है, यूटिलाइज हो रही है बेसिकली। तो जो है फॉर एग्जाम्पल, इस अगर आपको ये 57 किलो जूल नहीं पता है और हम सिर्फ इस डेटा को भी लेकर करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 50 इंटू 3 करेंगे। तो क्योंकि हमारा फुल रिवॉल्यूशन में 3 एटीपी बन रहा है, तो कितनी एटीपी बनने में हाइड्रोलिसिस में इतनी होती है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली लेकर चले कि भाई एटीपी जो आपका जो फॉस्फो एनहाइड्रेट जो बॉन्ड बनता है, उसको अगर टूटने में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो अप्रोक्सीमेटली बनने में भी इतनी एनर्जी लगती होगी। तो हम इसको 150 लेकर चलते हैं, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटोन कॉस्ट अबाउट 19 किलो जूल। तो 19 किलो जूल ये कॉस्ट करेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 8 के अराउंड आपका आंसर आएगा। तो अगर आप यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास में है, तो आपको नियर बाय फिर भी आंसर जो मिलेगा वो 9 ही मिलेगा। तब भी आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 9 के क्लोज ही आ रहा है, तो 9 ही आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए। सो इसने बोला कितने प्रोटॉन्स क्रॉस करेंगे टू अचीव अ फुल रिवॉल्यूशन। तो बहुत सिंपल है, 9 प्रोटॉन्स को मूव करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोग को ये सेशन जो है ये समझ में आया होगा। सेशन में आपको कुछ जो है कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थोड़ा सा पेपर जो था वो हटके था, लाइक कुछ टॉपिक्स जो थे वो मतलब सारे टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर कवर नहीं हुए थे आपके, जो हम यूजुअली बायोटेक्नोलॉजी आईटी जैम के प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। थोड़े कुछ क्वेश्चन ज्यादा थे इकोलॉजी से। तो देखो पेपर ऐसा ही होता है, अनप्रिडिक्टेबल, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो हमें पूरा ही प्रिपेयर होके रहना है। बट इससे हमें ये पता लग जाएगा जैसे जैसे हम पेपर सॉल्व करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।